Hello friends, welcome to the YouTube channel of Prince Civil Services. Myself Anirudh Singh Kavya, and today we are going to discuss an important topic of qualifications to be the member of parliament. एक सांसद बनने के लिए किन किन योग्यताओं की किन किन अर्हताओं की आवश्यकता होती है। इससे पहले हमने जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े थे, एक न्यूज़ थी जिसमें गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग का जो आदेश था गुजरात यूनिवर्सिटी के लिए, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिग्री को मांगा गया था, तो गुजरात हाईकोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया था। उसी से यूपीएससी के रेलेवेंस के 3 टॉपिक निकल के आए थे, आरटीआई एक्ट, सीआईसी एंड द क्वालिफिकेशंस टू बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आज तीसरा टॉपिक डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू। प्रिंस कॉलेज या प्रिंस एजुहब की तरफ से 16 अप्रैल को एक स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट है उन लोगों के लिए जो 12th के बाद नॉर्मल बीए बीएससी करने के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी भी करना चाहते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम बीए या बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, तो 3 साल हमारे सिर्फ नॉर्मल डिग्री प्राप्त करने में निकल जाते हैं। उसके बाद हम कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप लोगों को, जो बच्चे अभी 12th का एग्जाम दिया है जिन्होंने, कि वो 16 अप्रैल को इस टेस्ट में बैठ के अपनी नॉर्मल ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर सकते हैं, ताकि ग्रेजुएशन के तुरंत बाद वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाए और सिलेक्शन ले पाए। चलिए, those who was interested are needed to be registered as Prince College Seeker कम स्कॉलरशिप टेस्ट, इस वेबसाइट पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेंबरशिप की क्वालिफिकेशंस क्या क्या है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, किन किन योग्यताओं की आवश्यकता होती है। इन योग्यताओं को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहली योग्यताएं जो संविधान के द्वारा निर्धारित की गई है, प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उनमें जो योग्यताएं आती है वो है, ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने चाहिए। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद बनने के इच्छुक हैं उनको सबसे पहली अर्हता भारत के नागरिक होने चाहिए। उसके अलावा 30 ईयर्स ऑफ एज फॉर द राज्यसभा, राज्यसभा में यदि वो निर्वाचित होना चाहते हैं, ठीक है, या मनोनीत होना चाहते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि 2 सदन है हमारी पार्लियामेंट के, संसद के, लोकसभा राज्यसभा, तो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू बी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा, उनको 30 साल का होना आवश्यक है। उनकी एज मिनिमम 30 ईयर्स चाहिए। ठीक है, और दोज हु आर इंटरेस्टेड टू बी इलेक्टेड इन लोकसभा, जो लोकसभा में इलेक्ट होना चाहते हैं हाउस ऑफ पीपल के अंदर, उनकी 25 साल की अर्हता चाहिए, मिनिमम 25 ईयर्स। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग सदनों के लिए 2 अलग अलग योग्यता है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 साल की उम्र होनी चाहिए राज्यसभा के लिए, और 25 साल की उम्र होनी चाहिए लोकसभा के लिए। इसके अलावा संविधान को एक शपथ लेनी पड़ती है, संविधान के प्रति पूरी निष्ठा और श्रद्धा की। ठीक है, इसके अलावा संविधान में लिखा हुआ है अदर क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि ये तो अर्हताएं योग्यताएं हैं ही, उसके अलावा पार्लियामेंट यदि कोई अलग योग्यता निर्धारित करना चाहे तो पार्लियामेंट को यह अधिकार है, पार्लियामेंट को ये राइट दिया गया है। ठीक है, इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स, जब देश का संविधान लागू हुआ 1950 में, उसके बाद अगर पार्लियामेंट कानून बना के कोई एडिशनल योग्यता रखना चाहिए तो रख सकती है। ठीक है, तो पार्लियामेंट ने एक कानून पारित किया था इन योग्यताओं के एडिशंस के अंदर। ठीक है, योग्यताएं थी। उसके अलावा एक कानून पारित हुआ था आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951। ठीक है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ठीक है, इसमें चुनाव से संबंधित सारी जो भी नियम या कानून वगैरह जो बनाए गए हैं वो आरपीए के अंतर्गत हमको प्राप्त होते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट पार्लियामेंट ने पारित किया था, उसमें 2 एडिशनल क्वालिफिकेशंस जोड़ दी गई थी। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, एक निर्धारित आयु होनी चाहिए चुने जाने के लिए। उसके अलावा क्वालिफिकेशंस क्या है, a candidate must be registered as an elector for the parliamentary constituency, यानी कि इन इंडिया, मतलब देश के किसी भी लोकसभा के जो चुनाव क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें लोकसभा का चुनाव क्षेत्र, उसके अंदर एक इलेक्टर यानी कि एक वोटर उसके रूप में उसको रजिस्टर होना जरूरी है। ठीक है, जो भी व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा में निर्वाचित होना चाहता है उसको देश के किसी भी लोकसभा चुनाव के अंदर एक वोटर के रूप में उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ठीक है, चुनाव वो कहीं से भी लड़ सकता है। ठीक है ना, यदि वो राजस्थान में वोटर के रूप में रजिस्टर्ड है काफी है, वो केरला से भी चुनाव लड़ सकता है। देश के किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका नाम होना चाहिए। ठीक है, एक वोटर के रूप में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एडिशनल क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट निर्धारित की थी। दूसरी क्या है, ही मस्ट बी ए मेंबर ऑफ एससी एंड एसटी इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी इफ ही वांट्स टू कंटेस्ट ए सीट रिजर्व फॉर देम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे संविधान के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कुछ विशेष स्थान आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, ताकि उन लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके, क्योंकि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो उनको समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके देश की जो हमारी संसद है उसमें, उसके लिए कुछ सीट्स रिजर्व की गई है उनके लिए। अब इस सिचुएशन में
अगर कोई व्यक्ति उस रिजर्व सीट से चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको एससी और एसटी के रूप में रजिस्टर होना चाहिए किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर। ठीक है, मान लीजिए राजस्थान का कोई व्यक्ति एससी एसटी कैटेगरी में अगर है तो वो कहीं से भी चुनाव पूरे देश के अंदर किसी भी रिजर्व सीट से चुनाव लड़ सकता है। वो व्यक्ति जनरल कैटेगरी की जो सीट है उस पर भी चुनाव लड़ सकता है। याद रखिएगा, दो चीजें हैं। मान लीजिए 100 सीट्स हैं, 25 सीट रिजर्व्ड है एससी एसटी के लिए। ठीक है, तो जो एससी एसटी का व्यक्ति है वो इन 25 सीटों पे तो लड़ ही सकता है, वो बाकी की बची हुई 75 सीटों पे भी चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो इसमें चुनाव नहीं लड़ सकते। एससी एसटी के व्यक्ति उन जनरल कैटेगरी की जो सीट्स, जो अनरिजर्व सीट है, उनके ऊपर चुनाव लड़ सकता है वो व्यक्ति। तो यहाँ पे क्या है, मेंबर ऑफ द एससी एसटी इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी ही मस्ट बी रजिस्टर्ड। ठीक है, वो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एक एससी एसटी जो जाति जनजाति है, अनुसूचित जाति या जनजाति के रूप में उसको जो मान्यता मिली हुई है वो किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर वो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये दो एडिशनल क्वालिफिकेशंस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जोड़ी गई थी आरपी एक्ट के द्वारा। इसमें राज्यसभा के लिए एक क्वालिफिकेशंस थी जिसके तहत ये कहा गया था कि राज्यसभा में यदि आपको इलेक्ट होना है तो आपको उस राज्य का वोटर या इलेक्टर होना जरूरी है। ठीक है, ओरिजिनल जो आरपी एक्ट था 1951 उसके अंदर प्रावधान था कि राज्यसभा में यदि कोई व्यक्ति निर्वाचित होना चाहता है, क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदन है। ठीक है, राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स, राज्यों के हितों का वो प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा में निर्वाचित होना चाहता है, इलेक्ट होना चाहता है, मनोनीत होना चाहता है, तो उसको उस पर्टिकुलर राज्य का, जिस राज्य से वो राज्यसभा में निर्वाचित होकर आएगा, उसका वोटर होना जरूरी है। लेकिन 2003 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के अंदर ऐसा संशोधन करके उस जो रिक्वायरमेंट थी उसको हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि व्यक्ति कोई राजस्थान का है तो वो कर्नाटक से भी राज्यसभा की जो सीट है उससे चुनाव लड़के संसद में पहुंच सकता है। ठीक है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे 2004 से 2014 तक, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, वो असम से राज्यसभा में आते थे। ठीक है, जबकि वो पंजाब से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो असम से वो राज्यसभा में आते थे। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको पर्टिकुलर राज्य का होना जरूरी है राज्यसभा में जाने के लिए। आप देश के किसी भी अगर लोकसभा पार्लियामेंट जो चुनाव क्षेत्र है उसमें आप इलेक्टर के रूप में, वोटर के रूप में यदि आप रजिस्टर्ड हैं तो आप संसद में पहुंच सकते हैं। उसके लिए कोई राज्य विशेष की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अब एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गई थी। इन क्वालिफिकेशन से हमने देख लिया कि संविधान निर्माताओं ने ऐसी कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हमारे सांसदों के बनने के लिए निर्धारित नहीं की है। ठीक है, ये जो क्वालिफिकेशंस हमने देखी, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, जो एज के क्वालिफिकेशंस हमने देख ली। उसके अलावा हमने ये एडिशनल क्वालिफिकेशंस तो पार्लियामेंट ने पारित की थी वो भी हमने देख ली। इनमें कहीं पे भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यताओं का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो फिर क्यों ये सवाल उठता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिग्री मांगी जा रही है। ठीक है, या कई बार सवाल उठता है कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह बैठते हैं, ठीक है, हर एग्जाम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है उसमें एक मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, चाहे पटवारी का एग्जाम हो, आपके यूपीएससी का हो, या राजस्थान में आरपीएससी का एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। तो क्यों हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं की जाती। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बड़ा है और ये अक्सर उठाया जाता है कि अगर एक छोटे से छोटे एग्जाम के लिए भी 10th 12th ग्रेजुएशन जैसी डिग्री मांगी जाती है, तो हमारे देश में एक संसद जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है, उसमें बैठने वाले जो लोग हैं, जो पूरे देश की पॉलिसीज को बनाते हैं, नीतियों को बनाते हैं, ठीक है, उनके लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्यों निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, तो ये एक मेजर इश्यू जिसके ऊपर कई बार सवाल उठता है। तो ओरिजिनली हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी कोई जो कंडीशन है, ऐसी कोई क्वालिफिकेशन संविधान के अंदर नहीं दी थी। ठीक है, क्यों? उसका रीजन था कि शायद उस समय हमारी लिटरेसी रेट इतनी ज्यादा नहीं थी। देश जब आजाद हुआ तो करीब करीब हमारी 17 से 20% के आसपास हमारी लिटरेसी रेट थी, मतलब इतने लोग साक्षर थे। ऐसी स्थिति के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को निर्धारित कर देना, ठीक है, एक बड़ी जो मेजॉरिटी थी उसको इलेक्शन लड़ने से डिप्राइव कर सकता था, वंचित कर सकता था। तो आज हम देखते हैं कि क्या समय आ गया है, यानी कि हमारी आजाद हुए देश को 75 साल हो चुके हैं। ठीक है, और संविधान बने भी हमारे 72 साल करीब हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या अब समय आ गया है कि जो हमारे एजुकेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने तो प्रिस्क्राइब नहीं की थी, दे डिड नॉट प्रिस्क्राइब एनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लेकिन क्या अब समय आ गया है कि हमें संविधान में संशोधन करके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को एक क्राइटेरिया बना देना चाहिए, हमारे जो चुनाव लड़ने का क्राइटेरिया है। ठीक है, जितने क्राइटेरिया जो एलिजिबिलिटीज हमने पढ़ी, क्या उनमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी जोड़ देना चाहिए। तो अब ये प्रश्न उठता है, इसके संबंध में हम पक्ष और विपक्ष की बात देख लेंगे कि हाँ, हमें संविधान में संशोधन करके ऐसा एक क्राइटेरिया जोड़ देना चाहिए
या नहीं, हमें अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। इन दोनों चीजों को हम देखते हैं कि करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो उसके पक्ष में क्या तर्क है। ठीक है, सबसे पहले यस वी शुड, हाँ हमें संविधान में संशोधन करके एजुकेशन को एक क्राइटेरिया बना देना चाहिए हमारे जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए। क्या रीजन है? सबसे पहला रीजन, पॉलिसी मेकिंग एंड गवर्नेंस, ठीक है, रिक्वायर्स अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज एंड स्पेशलाइजेशन। ठीक है, नीति निर्माण और प्रशासन, गवर्नेंस जो होती है, उसको करने के लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है, विशेषज्ञता चाहिए होती है। ठीक है, योग्यता चाहिए होती है। पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्माण करना इतना आसान नहीं है। आपको विभिन्न विषयों की जानकारी होनी चाहिए, इंटरकनेक्टेड आपकी एबिलिटी होनी चाहिए सब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, जनता में उन चीजों का क्या इंपैक्ट हो सकता है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। हिस्ट्री, इकोनॉमी, सोसाइटी, सबकी आपको जानकारी होगी, तब आप एक अच्छी पॉलिसी का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिसी एंड गवर्नेंस रिक्वायर्स सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज एंड स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो जबकि, और ये एक्सपर्टीज और स्पेशलाइजेशन आएगा कैसे? एजुकेशन से आएगा। एजुकेशन इज द ओनली वे बाय विच यू कैन गेन द एक्सपर्टीज इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो एजुकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हम, जब हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको हम हमारा पॉलिसी मेकर्स कहते हैं। ठीक है, नीति निर्माण जो करते हैं संसद में बैठ के, वही कानून पारित करते हैं। और कानून पारित, यदि कोई ऐसा निरक्षर व्यक्ति, इलिटरेट या अनएजुकेटेड व्यक्ति कानून पारित कर रहा है, तो उस कानून में फिर कमियां भी हो सकती हैं, और शायद संभावना ज्यादा है कि उसमें बहुत गंभीर कमियां निकल के आ जाए, क्योंकि उस व्यक्ति, जो व्यक्ति कानून पारित कर रहे हैं, उनके पास इतनी योग्यता नहीं है उस कानून को पारित करने की। ठीक है, वो एजुकेटेड नहीं है। अगर अगर हम इसको लेके चलेंगे, उनका क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए एजुकेशन का। तो यह है कि हाँ, हमें एजुकेशन क्राइटेरिया को इंक्लूड कर देना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग गवर्नेंस के लिए एक निश्चित मात्रा में एक्सपर्टीज चाहिए होती है। ठीक है, सेकंड इज, वर्ल्ड इज चेंजिंग रैपिडली। ठीक है, और इन दो सर्कमस्टेंसेस, अनएजुकेटेड और लिटरल जो इलिटरेट जो पॉलिटिशियंस हैं, वो अडेप्ट नहीं कर पाते। आप देखेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर किसी भी फील्ड में आप ले लो, टेक्नोलॉजी में ले लो, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में ले लो, रूरल डेवलपमेंट के अंदर ले लो, आपके फॉरेन पॉलिसी में ले लो, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स में ले लो, एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए होती है। डिफेंस के मामले में ले लो, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, गवर्नेंस करने के तरीके बदल रहे हैं। इस सिचुएशन के अंदर वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी रैपिडली, और एजुकेटेड इंसान उस चेंज को अडेप्ट करने में ज्यादा केपेबल होता है कंपेयर टू द अनएजुकेटेड और इलिटरेट पीपल। ठीक है, इलिटरेट पीपल, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द चेंज। एजुकेटेड पीपल आर वेरी कंफर्टेबल टू द चेंज। ठीक है, वो जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, उस चेंज के अंदर अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से देश की पॉलिसीज को बनाने में भी वो अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन इलिटरेट जो लोग होते हैं, वो ऐसे उनके इस तरह की क्षमताएं नहीं हो पाती। इसलिए हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो, उसको एक मेन क्राइटेरिया बना देना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड इज चेंजिंग रैपिडली एंड इलिटरेट पीपल एंड पॉलिटिशियंस आर नॉट केपेबल ऑफ दैट। ठीक है, थर्ड, इट शुड बी इनअप्रोप्रिएट। आप देखेंगे कि वर्तमान के अंदर हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हाईली क्वालिफाइड हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, दे हैव सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द सर्विसेज, तो उनको जो अनएजुकेटेड या इलिटरेट मिनिस्टर उसके अंडर काम करना पड़ता है, उसका आदेश मानना पड़ता है। इज इट करेक्ट? इज इट एन अप्रोप्रिएट सिचुएशन फॉर द कंट्री? तो ऑब्वियसली इट इज नॉट कि आप एक एजुकेटेड या क्वालिफाइड इंसान जो आईआईटी से बीटेक करके फिर उसने कॉम्पिटेटिव आईएएस का एग्जाम दिया, फिर ब्यूरोक्रेट बनाया वो, या उसने डॉक्टर की डिग्री ली फिर ब्यूरोक्रेट बनाए, या नॉर्मली एजुकेटेड भी है, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट भी है, एजुकेटेड तो है, तो उस सिचुएशन में क्या उस एजुकेटेड इंसान को एक अनएजुकेटेड या इलिटरेट पॉलिटिशियंस के अंडर काम करवाना उचित है? इज इट अप्रोप्रिएट? ये तो ठीक नहीं है ना, ये सिचुएशन अच्छी तो नहीं लगती। एक अगर आप प्रोग्रेसिव कंट्री बनना चाहते हो तो, ठीक है, यू डोंट फील कंफर्टेबल वर्किंग अंडर अ पर्सन हु इज लेस एजुकेटेड और क्वाइट इलिटरेट इन दैट सेंस, यू डोंट फील कंफर्टेबल। तो इस सिचुएशन में वो चीज उचित नजर नहीं आती। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जो पक्ष में तर्क है कि हाँ, संविधान का संशोधन किया जाए, और हमारे जो लीडर्स हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए एक क्वालिफिकेशन दर्ज कर दिया एमपीज और एमएलएस के लिए, कि आपको मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, इस सिचुएशन के अंदर तो ये तर्क दिए जा सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को प्रिस्क्राइब करने में संविधान में। लेकिन दिस इज ओनली द वन साइड ऑफ द कॉइन, द अदर साइड इज नो, वी शुड नॉट। व्हाई? इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। जो लोकतंत्र की जो मूल भावना है, ये उसके विरुद्ध चला जाएगा। लोकतंत्र में सबसे पहली चीज होती है समानता का अधिकार। शासन का अधिकार जनता के पास होना चाहिए और जनता के बीच में समानता होनी चाहिए। ठीक है, सबको समान अधिकार मिले, किसी के साथ भेदभाव ना हो। और हमारा देश, जहां पे अभी भी हम करीब करीब 80% लिटरेसी के आसपास, वी आर हॉवरिंग अराउंड द 80% लिटरेसी रेट। ठीक है, 2011 के आंकड़े 75 के आसपास प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन अभी 2021 की जनगणना हुई नहीं है, आएंगे तो 80 के आसपास हमारी लिटरेसी रेट पहुंच जाएगी। तो
इस सिचुएशन में जो 80% लोग लिटरेट है, 20% अभी भी इलिटरेट है, और यहाँ पे 80% उन लोगों की बात की जाए जो साक्षर है, लिटरेट है। यहाँ पे एजुकेशन तो बहुत कम लोगों की होगी, ठीक है। एजुकेशन का मतलब ज्ञान एक अच्छे लेवल तक, लिटरेट उसको कहते हैं जो अपना नाम पढ़ सके, लिख सके किसी भी भाषा के अंदर, ठीक है। एजुकेशन तो बहुत हाई डिग्री होगी, चाहे वो 10th पढ़ा हो, 12th पढ़ा हो, ग्रेजुएशन हो, उसको हम एजुकेशन लेवल बोलेंगे। तो अभी एजुकेटेड देश में कितने हैं, कितनों के पास एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज अभी अवेलेबल हैं? क्योंकि बहुत से ऐसा बड़ा वर्ग है जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से इतना पिछड़ा है कि वो शिक्षण जो शैक्षिक जो अवसर हैं, ये एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, वो उनको अवेलेबल नहीं है। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को संविधान के अंदर जनप्रतिनिधि के रूप में निर्धारित कर दिया गया, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा? लोकतंत्र की मूल भावना, जहां पे जनता का प्रतिनिधि जो है, आप कंटेस्ट करने लो, अगर आप इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हो तो आपका ये मिनिमम क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, इतनी उम्र होना चाहिए। इसमें देश का हर नागरिक उस पब्लिक ऑफिस के लिए, पब्लिक ऑफिस जो है देश के हर नागरिक के लिए खुला होता है, ठीक है, इस क्राइटेरिया के तहत। लेकिन एजुकेशन क्राइटेरिया ऐड करने से हुआ क्या? थोड़ा बहुत भेदभाव हो जाएगा, जो कि लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है, ठीक है, और बहुत बड़ी संख्या में लोग अभी भी इलिटरेट हैं, ठीक है, और अनएजुकेटेड है। इस सिचुएशन में इट विल बी गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। द रेलेवेंट क्वालिफिकेशंस, अच्छा, अब सेकंड, क्यों हमें संशोधन नहीं करना चाहिए? एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को क्यों संविधान में चुनाव लड़ने का एक क्राइटेरिया नहीं बनाना चाहिए? उसका रीजन, सेकंड रीजन, रेलेवेंट क्वालिफिकेशंस क्या होती है एक एमएलए एमपी के लिए? एक स्पोर्ट्स पर्सन की रेलेवेंट क्वालिफिकेशंस क्या है? उसको खेलना आना चाहिए। क्या किसी स्पोर्ट्स पर्सन से कभी ये पूछा जाता है कि आप ग्रेजुएशन की डिग्री लेके आइए तभी आप क्रिकेट खेल पाएंगे, तभी आप फुटबॉल खेल पाएंगे, तभी आप 100 मीटर की रेस में दौड़ पाएंगे? नहीं ना। एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जरूरी नहीं है। स्पोर्ट्स पर्सन की सबसे रेलेवेंट क्वालिफिकेशंस क्या है? कि जिस गेम में वो खेल रहा है उसको वो खेलना आना चाहिए। ही शुड बी गुड एट प्लेइंग क्रिकेट इफ ही वांट्स टू प्ले द क्रिकेट। ही शुड बी गुड एट रनिंग इफ ही वांट्स टू कंटेस्ट इन द 100 मीटर रेस। उसके लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, डिग्री तो सिर्फ पीस ऑफ पेपर है। आप जिस क्षेत्र में काम करना चाह रहे हो, आपको उस क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से एमपीज एमएलएस के लिए रेलेवेंट क्वालिफिकेशंस क्या है? वो जनता के प्रतिनिधि हैं। इस सिचुएशन में उनके लिए रेलेवेंट क्वालिफिकेशंस, उपयुक्त जो योग्यता है सबसे बड़ी, वो ये है कि उनको जनता की समस्याएं समझ में आनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि जनता का मूड क्या है, जनता के एम्बिशंस क्या है, महत्वाकांक्षाएं क्या है, जनता किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है, उन प्रॉब्लम्स का समाधान कैसे किया जा सकता है, और उनकी आवाज को जिस संसद में पहुंच रहे हैं या विधानसभा में पहुंच रहे हैं, वहां पर उनकी आवाज को इफेक्टिवली रख सके, ठीक है, उनको सही तरीके से प्रतिनिधित्व कर सके। तो एक एमपी एमएलए के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन जो होती है वो है कि वो जनता की समस्याओं को समझ सके और उनको उनका सही तरीके से संसद के अंदर या विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर सके। उसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कई बार किसी की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है जनता की समस्याओं को समझने की, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी चीजें आती हैं, ठीक है। हर जगह आईक्यू काम नहीं करता, कई जगह इमोशनल क्वेश्चन भी काम करता है, ठीक है। तो जिसका इमोशनल क्वेश्चन ईक्यू ज्यादा अच्छा होता है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों से कनेक्ट कर पाता है, ठीक है, उनकी समस्याओं को ज्यादा बेटर अच्छे से समझ सकता है, उसको ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट भी कर सकता है संसद में। तो रेलेवेंट क्वालिफिकेशंस हमारे सांसदों के लिए डिग्री के बजाय कौन सी है? अंडरस्टैंडिंग द पीपल्स प्रॉब्लम एंड रिप्रेजेंट देम इफेक्टिवली। उसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, वो कोई भी सामान्य व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। और लीडरशिप डिग्री से नहीं आती। लीडरशिप आपकी अपनी क्षमताओं को आप निखार सकते हो, ठीक है। लीडरशिप डिग्री से नहीं आती, वो नेचुरल भी होती है और आप अपने जीवन के एक्सपीरियंस से भी चीजों को सीख सकते हो। थर्ड, एज फार एज पॉलिसी मेकिंग इज कंसर्न, जिसमें हम देखा था कि अगर हमारे नीति निर्माण कर रहे हैं लोग संसद में बैठ के, विधानसभा में बैठ के, उनको नीति निर्माण कैसे वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे अगर उनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशंस नहीं है, ठीक है। इस सिचुएशन में एक चीज ध्यान रखने लायक है कि पॉलिसी मेकिंग हमारे जनप्रतिनिधियों का काम है, लेकिन वो पॉलिसी मेकिंग किसके आधार पर करेंगे? जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जनता की जो भावनाएं, उसके आधार पर पॉलिसी मेकिंग होगी, नीति निर्माण होगा। लोकतंत्र का तो यही मूल तत्व है कि जनता की जो आकांक्षाएं हैं उनके हिसाब से कानून का निर्माण हो। तो उसके लिए डिग्री नहीं चाहिए। हाँ, पॉलिसी मेकिंग में उनको हेल्प चाहिए होती है, और वो हेल्प कौन प्रोवाइड करेगा उनको? हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड ब्यूरोक्रेट्स। हमारी जो नौकरशाही है, आईएएस आईपीएस जो ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे, आईआरएस वगैरह, दे आर हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड, ठीक है। उनके पास अच्छी योग्यता है, अनुभव है अपने जीवन का, ठीक है, पढ़े लिखे हुए बहुत है। तो उनके जीवन के अनुभव का इस्तेमाल वो पॉलिटिशियंस को, जो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पॉलिसी निर्माण में सहायता देके कर सकते हैं, ठीक है। आखिर पॉलिटिशियंस को जो पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं उनको हेल्प करने के लिए कौन है? ब्यूरोक्रेट्स अवेलेबल है। तो उनका खुद का एजुकेटेड होना जरूरी नहीं है, अगर उनके पास एजुकेटेड लोग हैं, जो कि हमारी नौकरशाही है ऑब्वियसली, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों पक्ष हमने देख लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, कि अगर
क्यों एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक जरूरी चीज होनी चाहिए हमारे संविधान के अंदर या जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन के अंदर क्राइटेरिया होना चाहिए, और क्यों एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अंत में द वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इन चीजों का। इससे पहले एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन को देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक ऑब्जर्वेशन की थी कुछ साल पहले कि कैंडिडेट्स एजुकेशन क्वालिफिकेशंस डोंट मैटर एज मोस्ट वोटर डोंट लुक एट द एजुकेशन कैंडिडेट्स एजुकेशन बिफोर वोटिंग। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया था, आई डोंट रिमेंबर द डेट, बट एग्जैक्टली रिसेंट डेट के अंदर एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ऑब्जर्वेशन कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है कैंडिडेट्स के चुनाव के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वोटर्स जो हमारे वोट करने वाले लोग हैं वो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को तरफ नहीं देखते किसी कैंडिडेट की। ठीक है, वो कैंडिडेट की योग्यता देखते हैं, चाहे कम्युनिकेशन स्किल देखो, ठीक है, उनसे कितने संपर्क में वो देख लो, कितना अवेलेबल है उनके लिए वो देख रहे होंगे, वो अपनी आवाज उनकी आवाज को संसद में कैसे जाकर रख सकता है उस चीज को देख रहे होंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस नहीं देखते मोस्ट ऑफ द वोटर्स। ठीक है, एक्सेप्ट केरला, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि शायद केरला के अंदर देखते होंगे, केरला के अंदर लिटरेसी रेट करीब करीब 100% के नजदीक है, 98-99% है। तो इस सिचुएशन में केरला के लोग हो सकता है देखते हो, बाकी पूरे देश के अंदर मोस्ट ऑफ द वोटर्स डोंट सी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस बिफोर वोटिंग। ठीक है, तो डोंट मैटर, वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती। अगर हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं तो वो अलग चीज है, लेकिन प्रेजेंट डे के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वोटर नहीं देखता। ठीक है, सेकंड, गुजरात हाईकोर्ट का जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिग्री के संबंध में हियरिंग चल रही तो गुजरात हाईकोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन की थी, इट इज द कैरेक्टर ऑफ द लीडर एंड इज कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल दैट मैटर्स मोर देन हिज एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, एक लीडर, एक नेता का कैरेक्टर, उसका चरित्र, उसकी जो एबिलिटी है लोगों को रिप्रेजेंट करने की, वो ज्यादा मैटर करती है। लोगों के कल्याण के लिए वो क्या सोचता है, लोगों की बेनिफिट के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए वो क्या सोचता है, उसके पास क्या तरीके हैं उनका वेलफेयर करने के, वो ज्यादा मैटर करता है बजाय एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के। ठीक है, ये गुजरात हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्वेशन दी थी जब वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिग्री से संबंधित जो केस था, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आरटीआई एक्ट, सीआईसी वगैरह ने पढ़ा था, उसी में गुजरात हाईकोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दी थी। ये सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप यूपीएससी का या आरपीएससी का मेंस आंसर राइटिंग में करते हो, मेंस के क्वेश्चंस में आंसर लिखते हो, तो जब आप इन ऑथेंटिक जो स्टेटमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, वेरियस रिपोर्ट्स जो हैं, उनसे आप कोई कोर्ट उठा के डालते हो कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे के ऊपर ये कहा है, हाई कोर्ट ने ये कहा है। ठीक है, कोई कमेटी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूट की थी या गठित की थी, उस कमेटी ने ये बात कही थी या कमेटी की रिकमेंडेशन ये थी, तो उससे आपके आंसर को एक ऑथेंटिसिटी मिलती है। ठीक है, उससे आपके आंसर को एक वैल्यू मिलती है कंपेयर टू द अदर कैंडिडेट्स। ठीक है, कि आपका आंसर फिर नॉर्मल ऑर्डिनरी आंसर नहीं रह जाता, वो एक बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही वैल्यूएबल आंसर हो जाता है। तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन इस मामलों में या वेरियस कमिटीज की ऑब्जर्वेशन इस मामलों में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमारे नेता नॉर्मली चुनाव में कहते हैं वो नहीं, जो हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं या जो कोई बॉडीज वगैरह हैं वो जो कहती हैं। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है एट प्रेजेंट, हम सडनली तो नहीं कर सकते। ठीक है, वे फॉरवर्ड जस्ट टू अंडरस्टैंड, at present it is not feasible. Prescribe educational qualifications. इस समय ये चीज उपयुक्त नहीं होगी कि आप एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को आप मैंडेटरी करो चुनाव लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि सडनली मान लीजिए आज या आज के 1 साल बाद चुनाव होता है, या इस अमेंडमेंट करके संविधान के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को एक क्राइटेरिया बना दिया जाता है। इस सिचुएशन में क्या होगा, एक बड़ी जो जनसंख्या है देश की, वो चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट में एक कुछ प्राइवेट जो एनजीओज हैं उन्होंने कुछ क्या कहते हैं आपके स्टडीज वगैरह की थी, तो उसमें प्राय था कि अगर हरियाणा जो जो विधानसभा है उसके अंदर अभी अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बना दिया जाए तो बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो एमएलए हैं वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये हाल है अभी हमारी देश में इलिटरेसी का, एजुकेशन का। ठीक है, कि अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को क्राइटेरिया बना दिया गया तो बड़ी संख्या के अंदर लोग जनप्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे लोगों का, भले वो कितने भी योग्य हैं, कितने भी सक्षम हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को एक मैंडेटरी क्राइटेरिया बनाए, मे बी इट विल बी रिक्वायर्ड इन द सर्टेन नियर फ्यूचर। ठीक है, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद हो सकता है हमें ये जरूरत पड़े और होनी भी चाहिए, लेकिन प्रेजेंट डे के अंदर इट इज नॉट नेसेसरी। इससे पहले कि हम ऐसा क्राइटेरिया बनाए, हमें एक सर्टेन लेवल ऑफ टाइम देना चाहिए। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड क्या होता है, प्रेजेंट के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल नहीं है।
शिक्षा प्राप्त करने के लिए समान अवसर भी अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए। तो सबसे पहले हमें शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए, ठीक है, देश के जनता को, देश के लोगों को, नागरिकों को। उसके बाद हम एजुकेशन को एक क्राइटेरिया बना सकते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट डे में नहीं, मे बी पॉसिबली आफ्टर 15 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, तो एक समय पीरियड, टाइम पीरियड हम देश की जनता को दें कि हाँ, 20 साल बाद वी आर कंसिडरिंग टू मेक एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। तो अगले 20 साल के अंदर दोज हु आर नॉट अनएजुकेटेड बट वांट टू रिप्रेजेंट द पीपल, दे क्लियरली नो कि 10 साल बाद, 20 साल बाद ये क्राइटेरिया आ सकता है, तो अभी से हमें एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो लोग भी एनकरेज होंगे, सरकार की तरफ से भी काम होना चाहिए एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज प्रेजेंटली एट प्रेजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, मे बी नियर फ्यूचर द कंट्री माइट नीड दैम। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। आज का टॉपिक यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।